हाय एवरीवन, मेरा नाम चंदन है और मैं आपका स्वागत करता हूँ टिलिटेरियन आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ कवर करने जा रहे हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़, वही फंडामेंटल ड्यूटीज़ जिसपे कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ने रिसेंटली एक रिन्यूड एंड से एक नए अंदाज में डिस्कशन स्टार्ट किया था ऑन द ओकेजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डे। सो उसी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करने जा रहे हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज, लेट मी क्लैरिफाई यू कि फंडामेंटल ड्यूटीज इनिशियली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थी। जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कमेंस हुआ था इन 1950, एट दैट टाइम दिस फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट पार्ट ऑफ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दैट वी डू हैव टुडे, राइट? सो दोज 11 फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950. So there was some constitutional amendment, there would have been some constitutional amendment obviously, और by 42nd constitutional amendment, let me tell you, और इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट एक इंट्रोडक्टरी चीज़ें ले लेते हैं। तो 42nd constitutional amendment के थ्रू 1976 में एक नया पार्ट, दैट इज पार्ट 4A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाता है। एक नया आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 51A ऐड किया जाता है और उसके थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज का इंट्रोडक्शन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हो जाता है। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्या होगा हमारा स्कोप ऑफ द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी डिस्कसिंग कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज है क्या, और फंडामेंटल ड्यूटीज को डालने की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जरूरत ही क्यों हमने इंसर्ट किया। जब कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स ने इसकी जरूरत नहीं समझी तभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाला गया, सॉरी, राइट? बिकॉज अगर जरूरत होती तो फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, जुडिशरी के प्रोविजन, देन वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के प्रोविजन एंड अमंग अदर थिंग्स, ये फंडामेंटल ड्यूटीज भी डाल दी जाती। बट अगर फंडामेंटल ड्यूटीज बाद में डाली जा रही है, देयर वुड बी सम कॉन्टेक्स्ट, तो वो डिस्कस करेंगे कि व्हाई फंडामेंटल ड्यूटीज वाज added into the Indian Constitution. Then in the second vertical of this video what we will be discussing is कि what is the desirability, क्या fundamental duties की ज़रूरत है, especially when Western democracy, the democracy जो कि modern form में जो democracy की बात, although republics हमारे यहाँ बहुत पहले से थे, but modern form में जिस democracy की बात की जा रही है, so especially Western democracy जहाँ की modern democracy का कहा जाता है rise हुआ, वहाँ जब उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में जब फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, तो व्हाट इज दिस डिजायरेबिलिटी ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और किस हद तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज जरूरी है। देन वी विल बी कंपेयरिंग क्रॉस कंट्री कंपैरिजन कि किस किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन है और किस किस में नहीं है। मेजर कंट्रीज वी विल बी डिस्कसिंग। देन what is this fundamental duties, not what is this fundamental duties, we'll be talking about all those 11 fundamental duties. Then we'll be discussing there are some overlapping words or terminologies in preamble, DPSP and fundamental duties, so उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। and then there are 5 MCQs at the end of this video. these 5 MCQ I'll be expecting कि आप लोग इसे अटेम्प्ट करेंगे और फिर कमेंट सेक्शन में हमें रिप्लाई करेंगे, ठीक है? एंड ऑफ द स्लाइड में ये जूम्ड फॉर्मेट में आप लोगों को ये MCQs मिल जाएगा, इसे अटेम्प्ट करके आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें रिप्लाई करें। नाउ लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग व्हाट इज दिस फंडामेंटल ड्यूटीज। सो फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल ड्यूटीज आर नथिंग। सी, एक एलिगेशन लगाया जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज स्टेट ने इम्पोज कर दिया। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक पॉलिटिकल सेटिंग में 1976 में जब फंडामेंटल ड्यूटीज का अभी ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे मैडम गांधी ने इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बैकडोर एंट्री के थ्रू on the back of majority or numerical majority she had into Lok Sabha and Rajya Sabha, she had this constitutional amendment passed, so that was considered as an imposition. But from my understanding fundamental duties is nothing but our duty, my duty towards you and your duty towards me, means it is duty of our fellow citizen towards their society as large, right? Let us try to understand. See, आपको right to protest है ना? आप जाके अगर सड़क पे प्रोटेस्ट करना स्टार्ट, राइट टू प्रोटेस्ट के अंदर सड़क पे जाके प्रोटेस्ट करना स्टार्ट, ट्रैफिक बाधित होगी, ट्रैफिक नहीं चल पाएगी, तो वो किसी और के राइट ऑफ मूवमेंट का ऑब्स्ट्रक्शन है। मीन्स आपका राइट किसी दूसरे के लिए ऑब्स्ट्रक्शन बन रहा है ना? आप चाहते हैं कि अगर आपको ऑब्स्ट्रक्टेड पाथ ना मिले ट्रैफिक के दौरान, तो आपकी भी ड्यूटी ये बनती है कि आप भी किसी का पाथ ऑब्स्ट्रक्ट ना करें थ्रू योर राइट टू स्ट्राइक। यू डू हैव अंडर राइट टू लाइफ, अंडर आर्टिकल 21 यू डू हैव राइट टू पार्टी,
है ना। लेकिन रात में अगर नेबरहुड में आप पार्टी जोर जोर से आप डीजे चलाते हैं, अपने घरों में जोर जोर से डांस करते हैं, कॉकटेल पार्टी करते हैं, और नेबर की अगर नींद और उनका पीस अगर डिस्टर्ब हो रहा है, सो दैट इज समथिंग कि भाई हमारी ड्यूटी बनती है ना। राइट यू डू हैव, बट दैट राइट, फंडामेंटल राइट जो है वो क्वालिफाइड राइट है ना। सो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि अगर सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीटमेंट इफ वी वांट, right, we should not be putting our neighbors as well in the same circumstances in which we don't want to be put in, है ना। So this is nothing, fundamental duties are nothing from my understanding. It is obligation of citizens towards their fellow citizens or towards their society at large, है ना। So that is something, they serve as a reminder that while enjoying the rights they also, fundamental rights की बात की जा रही है ना, कि while enjoying those fundamental rights they also need to be conscious of their duties, है ना। So what is this fundamental duties? We have tried to understand. Let us develop our understanding कि why these fundamental duties are important. So now you can see a few images recently on the Republic Day, what happened, right? That is a violation of our civic duties. कुछ civic duties होती हैं, है ना, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए नेशनल सिंबल्स की, इन चीज़ों की हम बात करेंगे। हमें रिस्पेक्ट करनी है अपने कॉन्स्टिट्यूशनल आइडल्स की, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए उन चीज़ों की जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल, बहुत सारी चीज़ें, नेशनल मॉन्यूमेंट्स की, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की रिस्पेक्ट, बट रिपब्लिक डे इवेंट पे क्या हुआ? क्या नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट किया गया? क्या नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट किया? सो ऑल दीज थिंग्स। सो यहाँ आप देख सकते हो एक पब्लिक प्लेस पे दिस पर्सन, आई एम नॉट शेमिंग दिस पर्सन, बट व्हाट इज बीइंग डन, राइट? गुटखा खा के पीक कर रहे हो आप पब्लिक प्लेस पे, इज दैट डिजायरेबल? नाउ यू सी व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? ये रॉयटिंग है कंप्लीटली, पब्लिक प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन है। इज दिस डिजायरेबल? द आंसर इज नो। एक और एग्जाम्पल देते हैं, नियरली 3% डाइज एवरी 10 मिनट ड्यू टू द ड्रंकन ड्राइविंग। सो इट इज़ इन दिस कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग दैट फंडामेंटल ड्यूटीज, हैविंग द फंडामेंटल ड्यूटीज इन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसके लिए लीगल प्रोविजन हो सकते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज पे ना डाले जाए, है ना। ऑल्दो लीगल सैंक्शन शुड बी पुट इफ पब्लिक प्रॉपर्टी इज बीइंग destroyed, if the public property is being burnt during the riots, then there should be some legal sanction, है ना। लेकिन उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। So it is in this context, my point is that it is in this context कि फंडा जब सिटीजनरी irresponsibly behave करना स्टार्ट कर दे, so in those kind of circumstances it is necessary at least for them, at least for the state to remind कि hey citizen, yes you do have every right, the rights जिनके बारे में हमने बात की, right to protest or right to party or whatever, but then you should be careful about your fellow citizens' rights as well. And it is in this context that having fundamental duties into the Indian Constitution becomes important. Now let us start discussing what is this desirability of the fundamental duties into the Indian Constitution, and desirability of the fundamental duties especially in one circumstance. See, fundamental duties आप देखोगे वेस्टर्न डेमोक्रेसी लाइक यूएसए और फ्रांस और ब्रिटेन, फंडामेंटल ड्यूटीज उनके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। और किसी अगर एक कंट्री के, यूरोपियन कंट्री जहाँ डेमोक्रेसीज है, अगर वहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है भी, तो एक पासिंग रेफरेंस है, जैसे इलेबोरेटली फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज है, उस तरह का इलेबोरेटेड फंडामेंटल ड्यूटीज़ उनके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। नाउ इज दिस अ मैटर ऑफ शेम? ये क्या हमारे लिए शर्म की बात होनी चाहिए कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको समझना पड़ेगा फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों डाली गई, और वो समझने के लिए आपको कुछ फेजेस समझने पड़ेंगे। वर्ल्ड अक्रॉस सिटीजन राइट्स और ड्यूटीज़ जो है ये कहीं ना कहीं 3 फेजेस में गई है। सबसे पहला फेज ये था 1215 से पहले। 1215 क्यों मैं वो कर रहा हूँ हाईलाइट, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स अगर आपने पढ़े हो तो मैग्ना कार्टा का जो राइट्स ऑफ मैग्ना कार्टा जो इंट्रोड्यूस हुआ था डेट वाज इन 1215। जब फंडामेंटल राइट्स की बात की जानी मॉडर्न फॉर्म में स्टार्ट हुई थी, दैट वाज 1215। बट उससे पहले क्या होता था, या उसके बाद भी बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या हो रहा था, यू हैड मोनार्क, यू हैड किंग्स who was without giving the due rights, who was oppressing the citizenry। कोई रिटर्न जो एक एग्रीमेंट था या रिटर्न कोई कोड नहीं था अबाउट द राइट। सो फेज 1 में क्या था, ऑपरेशन ऑफ सिटीजनरी बाय मोनार्क। फेज
2 में, नाउ हियर दिस फेज 2 इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। फेज 2 जब आया, और अभी भी बहुत सारी कंट्री जो है इस फेज 2 में ही चल रही है। फेज 2 में क्या हुआ, उन कंट्रीज को बेस्ट डेमोक्रेसीज माना गया, ठीक है, जो कि अपने सिटीजन्स पे ड्यूटी ना इंपोज करके राइट्स, जितना ज़्यादा राइट्स दोगे उतना ज़्यादा लिबरल डेमोक्रेसी आप पाओगे और उतनी ज़्यादा लिबरल डेमोक्रेसी आप कहलाओगे। सो इट इज़ इन दिस सर्कमस्टेंसेस कि फंडामेंटल ड्यूटीज, जब फंडामेंटल राइट्स की बात की जा रही है कि जितनी फंडामेंटल राइट्स आप दोगे आपको लिबरल माना जाएगा, इट इज़ इन दिस सर्कमस्टेंस कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में डाले जाने को एक शर्म की बात माने जाने लगी, ठीक है। सो दैट अभी बहुत सारी कंट्रीज अभी भी फेज 2 में है, बट जैसा कि मैंने बताया, इट इज़ नॉट ओनली राइट्स दैट इज इम्पोर्टेंट। जब आपके पास इस तरह का क्राउड हो जो कि इन चीज़ों में इंडल्ज होता हो तो बहुत नेसेसरी है कि कॉन्स्टिट्यूशनली मेंशन्ड ड्यूटीज़ भी होना चाहिए। सो अभी अक्रॉस कंट्रीज, कुछ कंट्रीज अभी फेज 3 में आ गई हैं जिन्होंने एरिंग सिटीजनशिप को स्टार्ट किया है कि भाई उसको जो है उनकी ड्यूटीज़ का रिमाइंडर दिया जाए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न डेमोक्रेसी हैज़ लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन द राइट्स ड्यूटीज imposition was considered a stigma in the liberal age. In Britain, Canada, Australia are governed in 3 countries जिनका नाम लिया मैंने, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, although they also have fundamental duties, but वो fundamental duties वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। वहाँ कॉमन कोड ऑफ लॉज है, वहाँ जुडिशियल डिसीजंस है जिनके थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज को इम्पोज किया जाता है सिटीजन्स पे, या एक्सपेक्ट किया जाता है कि सर्टन गाइडलाइंस वुड बी फॉलोड बाय द सिटीजन्स। बट द पॉइंट इज कि वहाँ इंडियन जिस वे में इलेबोरेटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन नहीं है उस इलेबोरेशन के साथ इन कंट्रीज में फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो मेंशन नहीं है, स्पेशली इन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोशलिस्ट कंट्रीज लेज ग्रेट एम्फेसिस ऑन द ड्यूटीज, और ये इमरजेंसी, ये फंडामेंटल ड्यूटीज का प्राइमरीली जो कॉन्सेप्ट है इसका इमरजेंस सोशलिस्ट कंट्रीज से है ना। रशिया आप चले जाओ, प्रीवियसली यूएसएसआर जहाँ से फंडामेंटल, जिनकी कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ले ली है, या चाइना के भी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैज़ बीन मेंशन्ड एक्सप्लिसिटली। सो दैट वाज ऑन द डिजायरेबिलिटी फ्रंट। अब आप देखोगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि मैडम गांधी ने इम्पोज किया था इमरजेंसी के टाइम में बैकडोर एंट्री के थ्रू, जब अपोजिशन नहीं था या अपोजिशन के मेंबर्स जेल्ड थे, उस टाइम पे एक कमेटी आप गठित करते हो और फिर उस कमेटी से डिक्टेट करवाते हो कि फंडामेंटल ड्यूटीज, स्वरण सिंह कमेटी इट वाज राइट, कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ की आप रिकमेंडेशन दो, और जैसे ही वो रिकमेंडेशन आती है आप उनके सारे रिकमेंडेशन को वैसे भी नहीं मानते, और जो रिकमेंडेशन थी भी उन रिकमेंडेशन को भी आप नहीं डालते हो, है ना, कुछ अपनी तरफ से भी डालते हो और इम्पोज कर देते हो। बट लेट मी टेल यू, अगर ऐसा होता कि इम्पोजिशन हुआ होता तो डू यू रिमेंबर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से फंडामेंटल ड्यूटीज़ की एंट्री हुई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। बट उसके बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आप लोगों को पता होगा, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने ऑलमोस्ट सारे, और अदर 43rd एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जितने भी जो भी चीज़ें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था, जिन जिन प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज या ऐड किया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने उन सभी को, मोस्ट ऑफ को, सभी को नहीं, मोस्ट ऑफ को अपटर्न कर दिया था, मोस्ट ऑफ को अंडू कर दिया था। बट एक फंडामेंटल ड्यूटीज अलॉन्ग विद फ्यू अदर प्रोविजंस ऐसे पार्ट्स रह गए जिनको टच नहीं किया गया, और आज भी इसके बाद भी जनता गवर्नमेंट ने भी टच नहीं किया, और उसके बाद भी रादर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक और फंडामेंटल ड्यूटी 51A की, है ना, ऐड किया गया 86 2002 में, राइट। सो दैट रिफ्लेक्ट्स कि ऐसा नहीं है कि इम्पोज किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज का एक पॉलिटिकल कंसेंसस था, है ना, बिकॉज अगर उसके बाद भी, इंदिरा गांधी के बाद भी अगर गवर्नमेंट्स ऑफ द डे, वेरियस गवर्नमेंट जो कि आई है और गई है, अगर उन्होंने फील नहीं किया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हटाना चाहिए, दैट ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट्स कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ की डिमांड थी, या कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लेवल पे उसके लिए एक एग्रीमेंट, अनसेड एग्रीमेंट है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की भी ज़रूरत तो है, स्पेशली व्हेन यू हैव सिटीजनरी जो कि इमेच्योरली या इरिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रही है। नाउ अगर इवोल्यूशन और ओरिजिन की बात करें, अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम लोग वापस आ जाते हैं, है ना। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की ओरिजिन
और इवोल्यूशन की बात करूं तो फंडामेंटल ड्यूटीज वाज एडेड इनटू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd को अभी डिस्कस किया है ना। किससे इंस्पायर था, किस कॉन्स्टिट्यूशन से? बहुत सारे कंपोनेंट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि किसी न किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर रही है। सो फंडामेंटल ड्यूटीज हैज रिमेन्ड इंस्पायर्ड फ्रॉम व्हाट यू कॉल यूएसएसआर, जो अर्स्टवाइल यूएसएसआर यू कैन कॉल राइट। अब तो बहुत डिसइंटीग्रेशन हो गया है। अब मेजर कंट्री जो यूएसएसआर का पार्ट था दैट इज रसिया। नो, इट वाज नॉट, फंडामेंटल ड्यूटीज वाज नॉट पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। इनिशियली कांग्रेस सेटअप स्वरण सिंह कमेटी। स्वरण सिंह कमेटी ने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करने का सजेशन दिया था। 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ 1975 में ये स्वरण सिंह कमेटी को एस्टैब्लिश किया था। 1975 में ही अपने रिकमेंडेशन देती है, बट अकॉर्डिंग टू हिज रिकमेंडेशन ओनली 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ was supposed to be inserted into by having a separate part and separate chapter. But let me tell you, all the 8 recommendation of the Swaran Singh committee was not agreed upon. There were 2 fundamental duties जो कि स्वरण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था, उनको नहीं माना गया। 3 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को नहीं माना गया, यानी 5 जो है अदर फंडामेंटल ड्यूटीज एग्जीक्यूटिव ने अपने साइड से ऐड किया, एंड देयर वर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज इन टोटल, जो कि 1976 में बाय हैविंग अ सेपरेट पार्ट दैट इज पार्ट 4A, ठीक है, 51A आर्टिकल ऐड करके ऐड किया जाता है। वो कौन से 3 ऐसी ड्यूटीज़ थी फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि स्वरण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था और एग्जीक्यूटिव ने नहीं माना? दैट वाज कि भाई पेनल्टी, अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए अगर कोर्ट्स पेनल्टी लाते, पार्लियामेंट अगर पेनल्टी लाती है तो कोर्ट्स विल नॉट बी इंटरवीनिंग। सो दैट वाज वन जो कि एग्री नहीं किया गया। देन ड्यूटी टू पे टैक्सेस, ये सब चीज़ें आपके यहाँ है। एंड देन इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी फॉर द अगर नॉन कंप्लायंस, कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ अगर स्टेट ने बता दी, कॉन्स्टिट्यूशन ने बता दिया है, और उसका अगर कॉम्प्लायंस सिटीजनरी नहीं करती है तो पेनल्टी का प्रोविज़न जो है वो होना चाहिए। सो इन 3 रिकमेंडेशन ऑफ 8 रिकमेंडेशन ऑफ स्वरण सिंह कमेटी वर नॉट एग्रीड अपॉन। सो दैट वाज रिगार्डिंग द स्वरण सिंह कमेटी। इसमें इस चैप्टर में 2 कमेटीज़ आपको पढ़नी है, एक स्वरण सिंह कमेटी एंड द अनदर इज वर्मा कमेटी, जो कि 1999 में, स्वरण सिंह कमेटी 1975 एंड वर्मा कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1999 टू ऑपरेशनलाइज सजेशन टू टीच फंडामेंटल ड्यूटीज टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। एंड अनदर जो इसका स्कोप था इस कमेटी का, वो स्कोप या फिर काम था वो ये था कि पता करना कि लीगल प्रोविजंस इनके लिए एग्जिस्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए करते हैं या नहीं। उसकी बात हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बाद में, लीगल प्रोविजंस की बाद में करेंगे। सो दीज वर सर्टन फैक्ट, जैसे कि इवोल्यूशन हुआ है, ओरिजिन आपको पता चल गया। इवोल्यूशन की बात करूँ तो इनिशियली यू हैव दिस 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़, 10 से अब आज के डेट में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई है बाय इंसर्शन ऑफ 51A into 2002 by 86th constitutional amendment. So this was about origin and evolution of fundamental duties. Let us move to the next slide and let us discuss what are the features of the fundamental duties. So fundamental duties are also not judicially enforceable. इसको non justiciable भी आप कह सकते हो। However at times कोई लॉ है, उसकी वैलिडिटी अगर टेस्ट की जा रही है और वो लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स पे स्टैंड नहीं कर रहा, तो ट्रेडिशनल सर्कमस्टेंसेस में क्या होगा, जुडिशरी विल स्ट्राइक इट डाउन, है ना। अपने जुडिशियल रिव्यू का फीचर का वो करते हुए, यूज़ करते हुए जुडिशरी कैन स्ट्राइक इट डाउन। बट अगर कोई ऐसा लॉ है जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है, सो इफ़ that particular law is violating any of the constitutional principle, then ये थोड़ा सा एक एडिशनल केयर जो है वो जुडिशरी लेगी कि चलो कोई बात नहीं, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, थोड़ा सा ही मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कि भाई पूरे के पूरे बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर रहा है इस नाम के पे कि भाई ये वाला लॉ है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इम्प्लीमेंट करने जा रहा है। नहीं, ऐसा होगा तो कम्प्लीटली नल एंड वॉइड हो जाएगा। बट एक स्पेशल कंसिडरेशन दिया जाएगा ऐसे किसी लॉ को। एफडी डज नॉट हैव एनी लीगल सेक्शन बट पार्लियामेंट इज फ्री टू एनफोर्स। कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाले पार्ट में ये मेंशन नहीं है कि आप इसका लीगल एनफोर्समेंट की, अगर जो अभी डिस्कस करेंगे 51A से 51A तक, है ना, तो वहाँ देखेंगे
कि किसी भी जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है कि इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ की के लिए कोई भी लीगल प्रोविजन अभी एग्जिस्ट नहीं करती है उनके इन्फोर्स करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में। आई एम सेइंग बट पार्लियामेंट को ये अधिकार दिया गया है, पार्लियामेंट को ये राइट दिया गया है कि किसी भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की एनफोर्समेंट के लिए वो कोई लॉ ला सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ ला सकते हैं, पनिशमेंट के प्रोविजंस रख सकते हैं। और पार्लियामेंट कुछ लॉज लाई है, जैसे फ्लैग वगैरह, नेशनल फ्लैग जो है उसके रिस्पेक्ट के लिए नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971 आया हुआ है आपके, है ना। देन यू हैव फ्लैग कोड 2002। सो पार्लियामेंट फ्री है कोई भी एक्ट लाने, कोई भी चीज़ जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में मेंशन है, ठीक है, उसको अवॉइड करना है, उसको फॉलो करवाने के लिए, उसको पे पनिशमेंट इम्पोज करने के लिए लोगों पे जो वायलेट करते हैं, पार्लियामेंट फ्री है। बट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई लीगल सेंक्शन मेंशन नहीं है कि ये चीज़ें फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये आप नहीं करोगे तो आपको ये सजा भुगतनी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीजन्स अलोन, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल to non-citizens. Then can it be amended? The answer is yes, it can be amended, and that's why you had this 86th constitutional amendment in 2002. क्लासिफिकेशन अगर फंडामेंटल ड्यूटीज का करूँ तो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज पॉजिटिव है, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज नेगेटिव है, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज मोरल ड्यूटीज है, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज सिविक ड्यूटीज है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट योर फीचर्स, इवोल्यूशन and origin of fundamental duties. Now let us start ki what are these fundamental duties. So now let us start fundamental duties. So fundamental duties, as I told you कि 11 duties हैं। 51A is going to be article और 51A में A, B, C, D to K तक आप ऐड करते जाइए और 11 आर्टिकल्स। अब ये यहाँ हर एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अगेंस्ट कुछ इमेजेस डाली गई है। प्रीलिम के पर्सपेक्टिव से अगर ये इमेजेस अगर आप याद करते रहें तो रिकॉल वैल्यू आप लोगों की फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बढ़ जाएगी। सो यहाँ कुछ लोग फ्लैग लेके चल रहे हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग व्हाट इज़ दिस 51A। ए टॉक्स अबाउट सो टू अबाइड बाई कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स आइडियल। कॉन्स्टिट्यूशन में जो है उसको हमें अबाइड करना है, उसको फॉलो करना है एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स। कॉन्स्टिट्यूशन में जो आइडियल्स है, क्या क्या आइडियल्स आपको लगता है? अगर एग्जांपल मैं कुछ साइट करूं तो व्हाट आर द आइडियल्स दैट मे बी मेंशन। सो आउट ऑफ मेनी आइडियल्स दैट मे बी मेंशन्ड इनटू द इंडियन दैट इज मेंशन्ड इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आई फील प्रीएम्बल में जो है वो नोटवर्दी है। प्रीएम्बल में जो आइडियल्स मेंशन है दैट इज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये लिस्ट और लंबी हो सकती है, एग्जॉस्टिव हो सकती है, आप लोग अपना होमवर्क कर सकते हो और ला सकते हो। सो इन आइडियल्स की हमें रिस्पेक्ट करनी है एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस, जो भी इंस्टीट्यूशन, इलेक्शन कमीशन, कैग वगैरह मेंशन्ड है, राइट, और जो भी ऑफिसेज, प्रेसिडेंट ऑफिसेज, वाइस प्रेसिडेंट ऑफिसेज, ठीक है, इन ऑफिसेज की, प्राइम मिनिस्टर ऑफिसेज जो भी मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, इनकी हमें रिस्पेक्ट करनी है। और किस किस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी है? हमें नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है एंड नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है ना। इंटरेस्टिंगली यहाँ नेशनल, इस वाले में नेशनल जो आपका सॉन्ग है वो मेंशन नहीं है। तो ये एक प्रीलिम के लिए एक गच्चा हो सकता है, प्रीलिम के लिए एक टेस्टिंग पॉइंट। नेशनल सॉन्ग भी मेंशन है क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ में? योर आंसर वुड बी no, right? Abide by the Indian Constitution, respect its ideals, national flag, national anthem, not the national song. It's not कि national song की respect नहीं करनी, but fundamental duties वाले section में ये mentioned नहीं है, ठीक है। अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा? सो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971 है, इसमें पेनलाइजिंग प्रोविजन है। अगर आप डिसरिस्पेक्ट करते हो नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग की, देन पेनलाइजिंग प्रोविजंस यू कैन बी। देन फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 है, फ्लैग को कैसे डेकोरेट करना है, कैसे इसको लहराना है, उसके लिए फ्लैग कोड 2002 है। अगर उन चीज़ों को अब, लेकिन ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो दोनों पेनलाइजिंग प्रोविजंस है ये पार्लियामेंट ने बनाए हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाले सेक्शन में नहीं मेंशन है, नहीं मेंशन है, ठीक है। So that was 51A. 51AB की बात करूँ, so to cherish the noble, listen it carefully, to cherish the noble ideals that national movement को जो जिन जिन नोबल आइडल्स ने इंस्पायर किया उनको हमें चेरिश करना है, उनको संजो के रखना है ना। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। ऑल दोज नोबल आइडियल्स, ऑल दो जो कि गांधी ने पढ़ाया, जो कि सुभाष चंद्र बोस ने, जो कि नेहरू ने, जो कि भगत सिंह ने,
है ना। जिन जिन लोगों ने नेशनल फ्रीडम को आगे बढ़ाए रखा, जो जो नोबल आइडल्स उन लोगों ने सिखाया या उन लोगों ने फॉलो करके हमें फ्रीडम स्ट्रगल और फ्रीडम फाइनली दिलवाया, उन नेशनल नोबल आइडल्स को हमें चेरिश रखना है, उनको फॉलो करना है। फ्यू एग्जाम्पल इफ आई वांट टू साइट, फ्यू एग्जाम्पल कुड बी यूनिवर्सल ब्रदरहुड, एंटी इम्पेरियलिज्म, ह्यूमनिज्म, नॉन वायलेंस, एंड इट कैन बी अगेन एंडलेस। एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इट वाज जस्ट अ इंडिकेटिव लिस्ट। तो ये दो आपके हो गए। नाउ थर्ड, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, है ना। तो ये तो होना ही चाहिए, आपको देश की अखंडता और एकता की मदद करनी चाहिए या फिर बनाए रखना चाहिए, इसको अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए, इसकी इंटीग्रिटी बनी रहे, ऐसा काम आपको करना है, ये आपकी ड्यूटी है ना। अगर नहीं करोगे, अगर कुछ ऐसा सीडीसीएस एक्टिविटी में अगेन पार्टिसिपेट करते हो, 124A आपकी सिटीजनशिप तक जा सकती है। सिटीजनशिप में प्रोविजन है कि अगर सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और इंटीग्रिटी को अगर एंडेंजर करते हो तो पेनलाइजिंग प्रोविजन आपके सिटीजनशिप एक्ट में भी है। यहाँ भी ये झंडे वाली इमेज जो है ये आपको रखनी है। सो दिस वाज अबाउट 51AC। 51AD टॉक्स अबाउट कि जब भी आपको सर्विसेज के लिए बुलाया जाए, नेशन कॉल कर रहा है कि भाई ये सर्विसेज, कोविड के टाइम से में वॉलंटरी हेल्थ वर्कर्स की कॉल थी, है ना, तो आपको जाना है। कोई वॉर चल रहा है, मिलिट्री में भाई ठीक है, बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हो गई है, सिटीजन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो रिक्रूटमेंट अपना करवाएं, है ना। मिलिट्री में ऑफिशियल रैंक में आप लेफ्टिनेंट वगैरह रैंक में आप जाओ, अभी भी बहुत कमियां है ना, बहुत कमियां इन द सेंस नंबर ऑफ पोस्ट फिल ही नहीं हो पाती, है ना। तो इन तरह के सरकार, कोई नेशनल कैलेमिटी है, कोई बाढ़ आई हुई है ना, कुछ फेमाइन आया हुआ है, तो इन तरह के सर्कमस्टेंसेस में इफ़ यू आर कैपेबल एज और इफ़ आई एम कैपेबल, इट इज़ सपोज फ्रॉम द सिटीजन्स कि वो हेल्प करेंगे, स्टेट की हेल्प करेंगे, फेलो सिटीजन्स की हेल्प करेंगे, सोसाइटी एट लार्ज की हेल्प करेंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट 51AD, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज वेन एवर। तो ये एनसीसी कैडेट कॉर्प्स है, ठीक है, ये बंदे जा रहे हैं और नेशन की सेवा कर रहे हैं, ठीक है। 51E की अगर बात करूं, सो टू प्रमोट, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको तीन, थोड़ा लंबा है, 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। टू प्रमोट और कम्युनल हार्मनी, है ना, इन द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, और कुछ भी ऐसा नहीं करना जो कि वुमेन के लिए डेरोगेटरी हो, है ना। सो देयर आर 3 कंपोनेंट्स, प्रमोट हार्मनी एंड कॉमन ब्रदरहुड, रिनाउंस प्रैक्टिसेस दैट इज डेरोगेटरी टू द वुमेन, है ना। सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कितनी इंटरेस्टिंग बात, मतलब अपनी सोसाइटी के बारे में, हालांकि कुछ एब्यूजिव भी चीज़ें हैं कि भाई इस चीज़ को अगर सम प्रैक्टिसेस जो कि डेरोगेटरी टू द वुमेन है और उसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जाए, है ना, सो दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन आवर सोसाइटी कि हमारी सोसाइटी में इस तरह की चीज़ें इतनी परवेडेड है कि इस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जा रहा है और स्पेशली फंडामेंटल ड्यूटीज़ में डाला जा रहा है। सो टू प्रमोट हार्मनी एंड कॉमन ब्रदरहुड एंड रिनाउंस द प्रैक्टिसेस दैट इज डेरोगेटरी टू द वुमेन। अगर नहीं करोगे आप तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, अनटचेबिलिटी वाला जो प्रोविजंस है वो है। अगर UAPA है, अगर आप कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करते हो, आप पे UAPA स्लैप किया जा सकता है। देयर आर वेरियस एक्ट्स जो कि यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट 51AE। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 51AF। सो कंपोजिट कल्चर जो है, इंडिया का कंपोजिट कल्चर एंड हेरिटेज, उसको प्रोटेक्ट करने की जो ड्यूटी है वो 51AF में वसुधैव कुटुंबकम और गंगा जमुना की जो तहजीब वाली फिलॉसफी है वो 51AF में मेंशन है। इस पे ज़्यादा एम्फेसिस हम लोग ले नहीं करते। 51AG की बात करते हैं। 51AG में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात की गई, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक एंड रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर दोज क्रिएचर, फॉर द लिविंग बींग्स जो कि यहाँ इन एरियाज में रह रहे हैं। अब यहाँ आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो अगर प्रीलिम में ऐसा कुछ क्वेश्चन। इन्वायरमेंट की बात जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी की जा रही है और DPSP में भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, दैट इज़ 48A जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस हुई थी, वहाँ भी इन्वायरमेंट तो बट दोनों की लैंग्वेज में जो है वो डिफरेंस है। सो ये डिफ्रेंशिएशन आपको आना चाहिए, है ना, कि ड्यूटीज़ में क्या मेंशन है और DPSP में जो है इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में क्या मेंशन है। 51AH की बात करूँ, सो आपको डेवलप करना है साइंटिफिक
टेम्पर डेवलप करना है, आपको सुपरस्टिशंस में या फिर किसी ऐसी इरेशनल चीज़ में बिलीव नहीं करना है। एक साइंटिफिक एज अ सिटीजन यू आर एक्सपेक्टेड कि यू विल डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, यू विल हेल्प पीपल डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। आप अपने अंदर ह्यूमनिज्म लाओगे और एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और एक स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म जो है वो अपने अंदर लाओगे। यहाँ यू डू हैव सम सभा गोइंग ऑन इन चंद्रगुप्त दरबार एंड हियर दिस फेलो इज रिस्पॉन्डिंग, है ना, साइंटिफिक टेम्पर के साथ। पहले भी ऐसा नहीं है, डिस्कशन डिबेट शास्त्रार्थ जो है वो होते थे और बहुत रेशनल डिबेट्स होते थे, है ना। तो टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड द रिफॉर्म। 51H 51AI का, सो यहाँ पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाई गई है। नाउ ड्यूटी क्या टॉक करती है कि ये आपने नहीं करना है। टू एब्जर्व वायलेंस, आपको कसम खानी है कि आप वायलेंस में पार्टिसिपेट नहीं करोगे एंड पब्लिक प्रॉपर्टी की जो है वो प्रोटेक्शन करोगे। सो दैट इज समथिंग दैट हैज़ बीन टॉक्ड इन 51AI। नाउ 51A, अच्छा यहाँ अगेन आर्टिकल 49 में आपके DPSP में आप देखोगे कि कुछ ऐसी ही चीज़, प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स। तो यहाँ मोन्यूमेंट्स स्पेशली की बात की गई है एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस की जो चीज़ें हैं उसकी 51AI में। 51AJ की बात करूँ, सो टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्फेयर of individual and collective activities so that the nation constantly rises to higher level of, so आपको जिस फील्ड में हो, आप सचिन हो, आप लेट कलाम हो, या जिस फील्ड में साइंटिस्ट हो, जिस फील्ड में हो, आपको कोशिश करनी है कि आप उस फील्ड में, आप IAS हो, IPS हो, सर्विस सेक्टर में हो, किसी भी सेक्टर में हो, आपको कोशिश करनी है बेस्ट IAS बनना है, बेस्ट IPS बनना है, बेस्ट साइंटिस्ट बनना है, बेस्ट एजुकेशनिस्ट बनना है, बेस्ट फैकल्टी बनना है, जो भी वट एवर फील्ड यू आर, ठीक है। आपको कोशिश करनी है कि अपनी तरफ से एक्सेलेंट बने, है ना, इतना एक्सेलेंट, और आपके एक्सेलेंस से ही आपकी नेशन की जो एक्सेलेंस, मेरे पर्सनल एक्सेलेंस से, अगर सभी लोग, कई बार कहते हैं नहीं मेरे एक अकेले से कर, नहीं, अगर सब लोग सब लोग ये सोचने लगे कि हाँ मैं अकेले बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो सारे अकेले मिलके एक कलेक्टिव एफर्ट बनेगा और नेशन जो है एक नई हाइट्स को छुएगा, राइट। सो दैट इज समथिंग दैट हैज़ बीन टॉक्ड। इसके लैंग्वेजेस एक बार पढ़ लेना, मेंस में कई बार आंसर राइटिंग वगैरह में हेल्प हो जाती है, ठीक है। मैं अभी जस्ट एक एसेंस आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। सो 51A एंड दिस इज़ योर लास्ट, जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड की गई है। सो दिस इज़ योर लास्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़, और इसमें क्या है, पेरेंट्स को ड्यूटी दी गई है या पेरेंट्स पे एक ड्यूटी इम्पोज किया गया है, पेरेंट्स से एक्सपेक्ट किया गया है कि ठीक है, RTE राइट टू एजुकेशन के थ्रू हम आपको एजुकेशन, आपके बच्चों को एजुकेशन का राइट दे रहे हैं फ्रॉम 6 to 14, बट नाउ इट इज़ ड्यूटी, एम्बोल्डन ड्यूटी ऑन यू कि आप बच्चों को, अपने वार्ड्स को स्कूल भेजोगे, ठीक है। गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड, और द केस में भी बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, है ना। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने कुछ चेंजेस DPSP में भी किया था, कुछ फंडामेंटल राइट्स में भी किया था, ये आपके स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। दिस इज नॉट समथिंग दैट इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल, ये जस्ट एक कनेक्शंस हैं, जहाँ जहाँ भी DPSP या फंडामेंटल राइट से मैं कनेक्शन ड्रॉ कर सकता हूँ, वो कनेक्शन मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, ठीक है। सर्च फॉर द ओवरलैप्स बिटवीन प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि प्रीएम्बल में भी, जैसे कॉमन ब्रदरहुड, यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज में हमने यूज़ किया। एक सिनोनिम कॉमन ब्रदरहुड का, दैट इज फ्रेटर्निटी, प्रमोशन ऑफ प्रोमोटिंग फ्रेटर्निटी, वो आपका कहाँ मेंशन्ड है, वो आपका प्रीएम्बल में मेंशन है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग, ओवरलैपिंग जो टर्मिनोलॉजीज है वो यहाँ पढ़ लेना आप, कौन कौन से आर्टिकल है, जैसे नेशनल मोन्यूमेंट्स, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल मोन्यूमेंट्स की बात आपके आर्टिकल 49 में मेंशन थी, है ना। और यहाँ पब्लिक प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है कि आप वायलेंस नहीं करोगे, जलाओगे नहीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। सो दिस काइंड ऑफ सेपरेशन और दिस काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी क्लियरेंस अगर आप लोगों के पास होगी तो प्री में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, आप कन्फ्यूज वहाँ नहीं होगे। अगर कन्फ्यूजन को आपने यहाँ क्लियर कर लिया तो आप वहाँ कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि इस तरह के सवाल जो है UPSC ने पूछ रखे हैं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल ड्यूटीज, और फंडामेंटल ड्यूटीज वाले सेक्शन कुछ DPSP के ऐसे प्रोविजन डाल दिए या प्रीएम्बल कैसे, जो कि जिसके कॉमन वर्ड्स या सिनोनिम जो है वो आपके प्रीएम्बल में भी है और DPSP में है। सो वो मिस्टेक आपको नहीं करना, क्लियरली सही से थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ना है। यहाँ ये पॉसिबिलिटी थी इसलिए मैंने आपको हाईलाइट कर दिया। नाउ इट्स टाइम कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, पॉज करके आप लोग रीड कर लेना और इसको कमेंट सेक्शन में आपने रिप्लाई करना है। दिस इज the second section, the second question. Let me get off the frame.
आई गेस इट इज विजिबल। नाउ थर्ड क्वेश्चन, अगेन फ्रेम से, इसको रोक रोक के आप लोग कर लोगे, है ना। नाउ फोर्थ क्वेश्चन एंड देन यू हैव फिफ्थ क्वेश्चन। सो दीज आर 5 क्वेश्चन दैट आई एक्सपेक्ट यू टू अटेम्प्ट, है ना। और इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में देना। फंडामेंटल ड्यूटीज भी अब हो गया है आपका। नेक्स्ट चैप्टर इज ऑन अमेंडमेंट्स, जो कि हम लोग कवर करेंगे। अगर इंग्लिश में आप लोग देखना चाहते हैं इंडियन पॉलिटी का कोड, तो इंग्लिश में हम लोग ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ जब तक नहीं आते, टिल देन बाय बाय।